गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, उसके हमने बताया, आपको कैपेबिलिटीज़ बताई, मैंने लिमिटेशंस बताए। ठीक है, अब आज डिस्कशन करते हैं कि कंप्यूटर के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके लिए अपने उसी वाली फाइल पे अपन समझाने के लिए वही फाइल को लेते हैं जो पुरानी फाइल पे अपन काम किए थे। ठीक है, उसी फाइल पे जाके अपन काम करते हैं। ये कल मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, और ये पूरा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कैपेबिलिटीज़ ये पर सब कुछ मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब इसी के आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से हम आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली सबको यही बोल देता है कि कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका सही एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा सा टफ है। तो पहले मैं इसकी हेडिंग दे दूँ, क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए, और एक बात मुझे कहना है सभी लोगों से कि आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस का आउटपुट भी दीजिए हमें कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी तो फिर नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ाऊँगा तो वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये ध्यान दो आप लोग। चलिए, तो मैं जो आज का जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए, टाइप ऑफ कंप्यूटर, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर का सीधे सीधे यानी डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट एक्सप्लेन करना बहुत कठिन है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम निम्नलिखित 3 आधारित वर्गों पे एक्सप्लेन किया गया है, वर्गीकृत करते हैं। 3 तरह के होते हैं, यानी साधारण से सिंपल से अगर मैं सेंटेंस बोलूँ तो कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला, अगर हम पहली बात करें तो पहला है मैकेनिज्म के आधार पर, यानी कार्य प्रणाली जिसको बोलते हैं। मैकेनिज्म के आधार पर बांटा गया है। दूसरा, पर्पस के आधार पर। ठीक है, पहला मैकेनिज्म के आधार पर, दूसरा पर्पस के आधार पर, और तीसरा है आपका साइज के आधार पर। यानी कहा जाए कि जो कंप्यूटर है वो 3 तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अगर आपसे कोई बोलता है कि कंप्यूटर कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है तो कंप्यूटर 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक मैकेनिज्म के आधार पर, दूसरा पर्पस के आधार पर, तीसरा साइज के आधार पर। मैकेनिज्म के आधार पर मतलब कार्य प्रणाली के आधार पर, पर्पस मतलब उद्देश्य के आधार पर, साइज मतलब उसके आकार के आधार पर। ठीक है, तो ये 3 तरीके से सिस्टम को डिवाइड किया गया है। अब अपन इसको उठाते हैं सबसे पहला पर्पस के मतलब मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो पहला जो है वो क्या है, मैकेनिज्म। आप बढ़िया नोट्स भी बनाते जाइए, नहीं तो मैं आपको नोट्स सेंड करूँगा। क्लासेस कुछ हो जाए, जैसे एक यूनिट कभी ख़त्म होती है तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगा। हिंदी और इंग्लिश मिक्स है और आपको समझ में भी आएंगे। जैसे अपन लोग बोलते हैं वैसे आपके नोट्स भी मैंने तैयार किए हैं, वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो पहला अपन लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप देखिए, अभी तो हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 3 प्रकार के हैं, मैकेनिज्म के आधार पर, पर्पस के आधार पर, साइज के आधार पर।
अब उन्हीं का पहला है मैकेनिज्म। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के आधार पे अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म के आधार पे कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। तो पहला है आपका, अगर मैं बात करूं तो पहला कंप्यूटर आपका एनालॉग। पहला एनालॉग कंप्यूटर्स। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा है आपका डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरे की बात करें तो तीसरा है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, यानी पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आप समझिए, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अगर पूछा जाता है तो ये तीन तरह के हैं। ठीक है, अब इन तीन तरह में पहले तरह का कंप्यूटर हमने लिया, यानी मैकेनिज्म के आधार पे कितने प्रकार के कंप्यूटर होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, तो आपको बताना है कि मैकेनिज्म के आधार पे कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, यानी कहा जाए कि एनालॉग को एक्सप्लेन करें कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, और ये एक्चुअल देखा जाए तो ये सब साइज के आधार पे हैं, ये मैकेनिज्म के आधार पे हैं कि किस तरह से ये कार्य करते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर एक्चुअल में वो कंप्यूटर होते हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें आप देखते होंगे कि जो हम एक्सरे करवाते हैं या हम मेडिकल फील्ड पे जाते हैं, ठीक है, और जहाँ इन पर्पस पे देखें कि जहाँ पे हमें इन सब चीज़ों की सुविधा, जैसे टेम्परेचर नापना है, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से यूज़ किए एनालॉग कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर ही देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, यानी आप जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं जिसको आप डेस्कटॉप बोलते हैं, है ना, तो ये डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी पे ही आता है। ठीक, इसमें 0 और 1 की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, यानी कहा जाए कि डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की वैल्यू कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ अगर डिजिटल एनालॉग और डिजिटल की दोनों की तुलना करें तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम तब होते हैं जब हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कहा जाए कि ये तीनों का मिलान ही हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, एक एनालॉग कंप्यूटर हुआ, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर हुआ, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर हुआ। तो एनालॉग और डिजिटल का जो मैचिंग है, यानी कहा जाए कि जिसमें नंबर्स भी हैं और जिनमें टेक्स्ट भी है, उन दोनों का मिलाने के बाद जो कंप्यूटर बनता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान देना है। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, क्लियर। अब देखिए, एनालॉग कंप्यूटर में हमने एक्सप्लेन किया कि जैसे एनालॉग कंप्यूटर के जो टेक्स्ट को लेता है, जैसे आप ये कोई भी टेम्परेचर आपको नापना है, या मैं ये बात करूं कि टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट तो हम इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन उनके जो कैलकुलेशन होती है वो एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत ली जाती है। ठीक है, दूसरा जो डिजिटल कंप्यूटर है, आज की डेट में अगर हम बात करें तो सब कुछ डिजिटल ही है। ठीक है, यानी 0 और 1 की फॉर्मेट में जो काम होता है, और 0 1 के फॉर्मेट में क्या काम होता है,
यही जो भी अब हम काम कर रहे हैं सब 0 और 1 के फॉर्मेट में हो रहा है, नहीं है जो हम जिस सिस्टम पे अभी हम काम कर रहे हैं ये डिजिटल कंप्यूटर के श्रेणी पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब डिजिटल कंप्यूटर जो सिर्फ 0 और 1 को काउंट करता है। ठीक है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके पहले अगर मैं बात करूँ एक दिन मैं आपको लाइव क्लास में बताया तो शायद उस दिन की वीडियो आपको समझ में नहीं आई, नेट प्रॉब्लम थी, तो मैं वहाँ पे 0 और 1 को एक्सप्लेन किया था कि 0 और 1 क्या होता है। तो यहाँ भी मैं एक्सप्लेन करके बता दूँ कि जो भी हमारा काम होता है वो डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है, क्योंकि ये 0 और 1 को ही जानता है, बाकी किसी भी चीज़ को ये नहीं जानता। यानी कहा जाए दो ही संख्या को ही जानता है। किसको जानता है? एक तो जानता है 0 को और दूसरा जानता है ये 1 को। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके तो ये 0 और 1 क्या है? ये बिट है, और कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट। फिर उससे बड़ी इकाई होती है बाइट। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज़ को माप करें कंप्यूटर पे, किसी भी, जैसे कहते हैं ना कि 4 GB रैम है मेरी, 2 GB रैम है, तो एक्चुअली ये GB क्या है? तो GB एक्चुअली कहा जाए तो ये बिट बाइट KB MB से मिलके जाके GB बनती है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है, बिट बाइट GB MB से मिलके जाके MB, बिट बाइट KB MB और GB TB, इस तरह से जाके हमारी ये कहा जाए कि रैम बनती है, जिसके स्टोरेज क्षमता जिसको आप कहते हो। ठीक है, तो वहाँ पे हमें ये सब समझ में आ जाता है कि आखिरकार 1 GB में कितना डेटा आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे बॉयज़ क्या करते हैं, गर्ल्स क्या करते हैं कि सर मेरे पास 2 GB की रैम है, लेकिन 2 GB की रैम है तो 2 GB है क्या? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा सिस्टम 0 और 1 को एक्सेस करता है, और 0 1 के फॉर्मेट में ही डेटा को एक्सेस करवाता है और स्टोर करता है। ठीक है, हमारी ये बात समझता है, लेकिन कैसे? 0 और 1 की भाषा में। या मैं ऐसे कह सकूँ कि इसको इंग्लिश आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, इसको हिंदी आती है, मुझे हिंदी नहीं आती है, और हिंदी में जो मैं लिखता हूँ कंप्यूटर नहीं जानता है, तो वो अपने इंग्लिश भाषा में उसको कन्वर्ट करता है, फिर वो समझता है कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, यानी कहा जाए कि मैं यहाँ पे अगर 12 लिखता हूँ तो कंप्यूटर को नहीं मालूम कि 12 क्या है, वो 12 को क्या पढ़ेगा? 010101, यानी इसको पहले वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद ही वो एक्सेस करता है, तभी वो समझता है कि ये 12 लिखा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। क्लियर? तो जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर, यानी जिस कंप्यूटर पे अभी हम काम कर रहे हैं वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। अब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। अब डिजिटल कंप्यूटर की मैं बात करूं तो डिजिटल कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, बेसिक बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब देखिए, अब इसी के आगे और एक्सप्लेनेशन, यानी डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 को तो लेता है, लेकिन अब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या है डिजिटल कंप्यूटर के। ठीक है, यानी बेसिक कंपोनेंट्स क्या है डिजिटल कंप्यूटर के। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के, जैसे CPU आपने सुना होगा, पहला CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम CPU बोलते हैं। ठीक है, CPU आप समझते ही होंगे, एक बड़ा सा कैबिनेट होता है। ठीक है, उसके अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस लगी हुई होती हैं। ठीक है, CPU होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें होता है आपका इनपुट, यानी वो CPU में क्या क्या काम होते हैं, इनपुट
डिवाइस और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और चौथा होता है आपका मेमोरी। ठीक, अगर इन दोनों की मैं बात करूं, इन दोनों की यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो इनको इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, कि कभी कभी कोई कह देता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, पेरिफेरल डिवाइस होती है और मेमोरी होती है, तो अगर वो ये शब्द बोल रहा है तो भी कोई गलत नहीं बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि इनपुट डिवाइस ऑब्लिक आउटपुट डिवाइस को ही पेरिफेरल डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये किस तरह से, इसका अगर डायग्राम बनाने की बात करें तो डायग्राम कैसे बनेगा, इनपुट सीपीयू, आउटपुट। ठीक है, और इस सीपीयू से अगर यहाँ बात करें तो यहाँ हो जाएगा मेमोरी। ठीक, ये तो इनपुट डिवाइस यानी पहला डेटा हम इनपुट करवाते हैं, तो डेटा हमारा कहाँ जाता है, सीधे जाता है सीपीयू में, और सीपीयू के बाद मेमोरी में, और मेमोरी से फिर सीपीयू में, और सीपीयू के बाद सीधे आउटपुट में। ठीक है, ये आपको समझना है, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, और मेमोरी से फिर सीपीयू और फिर आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो देखिएगा कि डिजिटल कंप्यूटर में 0 और 1 के फॉर्मेट में काम करता है। बेसिक कंपोनेंट्स इसके क्या हैं, बेसिक कंपोनेंट जनरल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को यहाँ पे एक्सप्लेन करें कि सीपीयू क्या है। ठीक है, व्हाट इज सीपीयू। तो सीपीयू एक्चुअल देखा जाए तो जब अर्थमेटिक यूनिट को कंट्रोल यूनिट के साथ एक ही चिप पर, ये समझिए, अर्थमेटिक यूनिट को लॉजिक यूनिट के साथ एक ही चिप पर बनाया जाता है, तब परिणाम स्वरूप प्राप्त डिवाइसेस सीपीयू कहलाती है। यानी ये जो सामने अगर हम बात करें तो इतना सा बॉक्स होता है, वो सीपीयू है, आपने जानते ही होंगे। ठीक है, यानी अर्थमेटिक यूनिट को कंट्रोल यूनिट के साथ, सॉरी लॉजिक यूनिट को, नॉट अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट को कंट्रोल यूनिट के साथ एक ही चिप पर बनाया जाता है, तब परिणाम स्वरूप प्राप्त डिवाइस सीपीयू कहलाता है। ठीक है, लॉजिक यूनिट को कंट्रोल यूनिट के साथ एक ही चिप में बनाया जाता है, तब परिणाम स्वरूप प्राप्त डिवाइस सीपीयू कहलाता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी इसके लिए मैटर दे देंगे हम तो आपको पढ़ने के लिए, सिर्फ अभी मैं समझा रहा हूँ कि सीपीयू कहते किसे हैं। ठीक, दूसरा, सीपीयू किसी कंप्यूटर का पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक हिस्सा होता है। सीपीयू किसी कंप्यूटर का पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक हिस्सा होता है। बिल्कुल सही, अगर इसमें पावर सप्लाई ना की जाए तो ये कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। सीपीयू, तीसरा है सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेकर, सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेकर उसे निर्दिष्ट किए गए कार्यों को करता है, यानी निर्देश दिए गए कार्यों को करता है। ठीक है,
जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सीपीयू के माध्यम से ही कार्य होते हैं। ठीक है। चौथा, यह प्रोग्राम में दिए गए निर्देशों के अनुसार परिणामों को मेमोरी में स्टोर करता है। मेमोरी में स्टोर करता है। सीपीयू मेमोरी व इनपुट अब्लिक आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है व उनके साथ कम्युनिकेशन स्थापित करता है। ये मैं आपको दे दूंगा पढ़ने के लिए। आप उसको जो नोट्स मेरे पास रखे हैं उन नोट्स को मैं दे दूंगा आपको, तो आप उसको पढ़ लीजिए कि सीपीयू क्या है, क्या क्या कार्य करता है। ठीक है। इसके जो पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सीपीयू के मुख्य पार्ट्स क्या है। ठीक है। क्या ऐसा कर दूं? पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो पहला है ए, क्या क्या काम करता है ये? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको हम बोलते हैं ALU। ये फुल फॉर्म ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक, ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा जो है इसका ये है एक्यूमुलेटर। तीसरा जो है इसका जर्नल एंड स्पेशल पर्पज रजिस्टर। और चौथा जो है इसका ये है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में CU बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम शॉर्ट में CU बोलते हैं। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। यानी कहा जाए कि जो सीपीयू है तो सीपीयू कई पार्टों में बटा होता है। जैसे मैंने कहा ना कि एक कैबिनेट की तरह होता है, बड़ा सा कैबिनेट बना होता है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और इन्हीं के अंदर पूरा काम होता है। अगर मैं बात करूं तो सीपीयू नहीं है तो ये ब्रेन है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है। अगर सीपीयू नहीं है तो कुछ नहीं है, मान के चलो आप। क्योंकि जितना भी कार्य होता है वो पूरा का पूरा किस पे होता है? सीपीयू में ही होता है, याद रखना। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या करता है? ALU एक्यूमुलेटर जर्नल एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक्यूमुलेटर जर्नल एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। यानी इन चार भागों में ये काम करता है। अब अगर मैं बात करूं ALU की, ठीक है, देखिए कहाँ से हम चले हैं कहाँ आ गए, ये आपको ध्यान देना है। यानी हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। जो टाइप ऑफ कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के टाइप तीन तरह के होते हैं, मैकेनिज्म के आधार पे, पर्पस के आधार पे, साइज के आधार पे। तो हमने अभी कौन सा लिया है? सिर्फ मैकेनिज्म के आधार पे। मैकेनिज्म के आधार पे तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर मैंने समझाया, डिजिटल कंप्यूटर समझा रहा हूँ। अब डिजिटल कंप्यूटर में मैंने, डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? 0 और 1 को लेता है। ठीक है। फिर डिजिटल कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी जिस पे हम काम करते हैं। फिर इनपुट डिवाइस सीपीयू, ठीक है, फिर मेमोरी और आउटपुट। ठीक। फिर पार्ट्स ऑफ सीपीयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक्यूमुलेटर, जर्नल एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अब देखिए, अब हम लेते हैं ALU। अगर हम यहाँ बात करें तो हम उठाते हैं ALU, यानी ए को उठा लेते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक
यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है ये भी आप समझ लीजिए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसे कहते हैं, यानी जो कैलकुलेशन से संबंधित, मैथ से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो हम ALU के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अब मैथ से संबंधित जैसे कि एडिशन, ठीक है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये सब क्या है सर, ये सब मैथ से संबंधित चीजें हैं। या मैं कहूँ इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल टू, इक्वल, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये जो भी चीजें हैं ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। यानी कीबोर्ड में आप देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत कौन होते हैं, इक्वल, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, है ना, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये, ठीक। तो ये क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर दूसरा है एलयू कंट्रोल यूनिट में दिए गए आवश्यक नंबरों को निर्देशित ऑपरेट करता है, यानी कहा जाए कि ये जो नंबर्स हैं हमारे उनको भी ये ऑपरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें हमें समझ में आ रही होंगी कि ये किस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशन को करता है। जैसे कंप्यूटर में हम कुछ भी चीज़ देते हैं, जैसे 2 + 2 = 4 हमें जो मिलता है, तो ये कौन करता है, एलयू के माध्यम से ये काम होता है, यानी नंबरों को जोड़ करता है और उसमें वो नंबर्स को भी रीड करता है, प्लस कौन सा ऑपरेटर लगा है, तो उसमें कौन सा ऑपरेटर लगा है, प्लस ऑपरेटर लगा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है कि किस तरह से ये काम करता है, क्लियर। तो यहाँ चीज़ें हैं हमारे पास कि हम किस तरह से इसको एक्सेस कर लेते हैं। अब दूसरा आता है एक्यूमुलेटर, ठीक है। अब एक्यूमुलेटर ये बी नंबर है, ये देख सकते हो आप। एक्यूमुलेटर क्या करता है, एक्यूमुलेटर है क्या एक्चुअली देखा जाए तो एक्यूमुलेटर से जो डेटा है हमारा, CPU से डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में जाता है और एक्यूमुलेटर से डेटा हमारा मेमोरी में जाता है और मेमोरी से फिर एक्यूमुलेटर में आता है और एक्यूमुलेटर से फिर CPU में आता है। यानी कहा जाए कि CPU से एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर से मेमोरी, मेमोरी से फिर एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर से फिर CPU, इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली कि किस तरह से हमारा डेटा CPU के अंदर प्रोसेसिंग करता है। फिर तीसरा है आपका जर्नल एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये हम यहाँ से, ये तीसरा नंबर है, ये क्या काम करता है, जर्नल पर्पस रजिस्टर का उपयोग कंप्यूटर द्वारा किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान प्राप्त परिणामों का अस्थायी स्टोरेज के लिए किया जाता है। यानी कहा जाए कि जैसे ये मैं काम कर रहा हूँ, मैंने फाइल को सेव नहीं किया, ये डेटा मेरा डिस्प्ले हो रहा है, तो ये अभी अस्थायी रूप से कहाँ है मेरा डेटा, जर्नल एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर पे है, ठीक है। अब ये अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं है, जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा ये स्थायी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि कौन सी प्रोसेस कब होती है, ये आपको ध्यान देना है, क्लियर। फिर नेक्स्ट आपका ये है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। ये कब काम करता है, देखते होंगे हम लोग जब कोई भी कार्य देते हैं सिस्टम को, तो इसको कोई ना कोई कंट्रोल करता होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ये अपने आप पे काम करता है, जैसे कोई भी हम जल्दी जल्दी मैटर टाइप कर रहे हैं तो एक क्यू पे लगता है जाके डेटा, तो वहाँ कोई ना कोई इसको मैनेज कर रहा है, यानी कोई ना कोई डिवाइस इसको मैनेज कर रहा है। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट यही काम कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं उनको मैनेज करने का कार्य करती है, ठीक है, क्लियर। तो ये समझ में आ गया, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर इस तरह से काम करता है। अब इसमें बचता है तीसरा जो आपका सिस्टम है, वो कौन सा है,
एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो ये तीसरा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर, अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या काम करता है, जैसे मैंने कहा आपको कि ये दोनों तरह के फॉर्मेट में यूज होने वाला कंप्यूटर है। आप देखेंगे जब ईसीजी होती है, आप देखिएगा, है ना, तो उसमें लकीरों टाइप का आता है, या पल्स नापी जाती है तो पल्स में लकीरों टाइप का आता है, यानी कहा जाए कि उसमें एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, जिसमें एनालॉग भी मिक्स हो और डिजिटल भी मिक्स हो, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर। तो अब भी हमने सिर्फ किसके आधार पे कंप्यूटर बताया आपको, अब भी हम सिर्फ मैकेनिज्म के आधार पे कंप्यूटर बताएं कि मैकेनिज्म के आधार पे तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये सामान्य ताप दाब मापने के लिए हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एनालॉग कंप्यूटर का और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स होता है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक। इसमें नंबर भी दिखाई देते हैं और इसमें टेक्स्ट भी दिखाई देता है, क्लियर। चलिए, तो इस तरह से ये आज आपकी क्लास यहाँ पे समाप्त हुई। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे में फिर स्टार्ट करेंगे, और आप इन क्लासेस को देखते जाइए, इन वीडियोज़ को देखते जाइए, जहाँ समझ में ना आए उसको कमेंट के माध्यम से मुझे बताते भी जाएं कि सर यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आई, क्लियर।